हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ राइजिंग प्राइसेस यानी कि इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई कीमतों या मुद्रा प्रसार के कारण। इसमें सुनिए, भारत में मुद्रास्फीति के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जिन्हें मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट है डिमांड साइड यानी कि मांग पक्ष। इसमें है नंबर 1 इंक्रीज इन पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या में वृद्धि। भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 2% बढ़ रही है। प्रतिवर्ष लगभग 90 लाख व्यक्ति हमारी जनसंख्या में और अधिक जुड़ जाती हैं, जबकि कृषि तथा अन्य उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। प्रोफेसर अशोक मेहता ने ठीक ही कहा है कि हम लोग कृषि में तो 2 योजना पीछे हैं और जनसंख्या में 1 योजना आगे हैं। अतः खाद्यान्नों एवं वस्तुओं की मांग बराबर पूर्ति से अधिक रही है, अतः मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। नंबर 2 इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। मुद्रा की पूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की है जिसमें बहुत कम वस्तुओं की तुलना में अधिक मुद्रा के कारण कीमत स्तर में वृद्धि हुई है। नंबर 3 इंक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर, निजी व्यय में वृद्धि। निजी व्यय निजी उपयोग तथा निजी विनियोग के कारण बढ़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ती हैं। विगत वर्षों में लोगों की आय बढ़ने व व्यावसायिक दशाएं अनुकूल होने के कारण निजी उपयोग व विनियोग दोनों की ही बढ़े हैं, जिससे भी कीमतें बढ़ी हैं। नंबर 4 आता है पेमेंट ऑफ इंटरनल डेब्ट्स बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा आंतरिक ऋणों की अदायगी। इसमें सुनिए, जब सरकार आंतरिक ऋणों की अदायगी करती है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिसका उपयोग वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीदारी में किया जाता है। इससे मुद्रास्फीति हो जाती है। नंबर 5 एक्सिस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा अत्यधिक व्यय। मूल्य वृद्धि का एक अन्य कारण सरकार द्वारा योजना तथा गैर योजना में व्यय की वृद्धि है, जो पिछले 57 वर्षों से निरंतर बढ़ रही है। हमारे सभी विनियोग उत्पादन प्रदान नहीं कर रहे हैं, फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। कुछ विनियोग ऐसे हैं जिनसे बाजार में मुद्रा की वृद्धि हुई है, फलतः कीमतें बढ़ गई हैं। नंबर 6 इंक्रीज इन मनी इनकम, मुद्रा आय में वृद्धि। भारत जैसे निर्धन देश में खाद्यान्न की मांग के आय सापेक्षिक होने के कारण आय में थोड़ी सी वृद्धि भी खाद्यान्न की मांग को बहुत बढ़ा देती हैं। पंचवर्षीय योजना में किए जा रहे विनियोग के परिणाम स्वरूप देश की आय में वृद्धि हुई, जिससे खाद्यान्न की मांग भी बढ़ गई और मूल्य स्तर ऊंचा हो गया। यही नहीं, जनता के उपभोग ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और जो व्यक्ति पहले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि खाकर जीवन निर्वाह करते थे, अब गेहूं और चावल जैसी अच्छी किस्म के खाद्यान्न खाने लगे हैं, जिससे इनकी मांग बढ़ गई और मूल्य ऊंचे उठ गए हैं। नंबर 7 इंक्रीज इन वेजेस, वेतन वृद्धि। भारत में हर वर्ष मूल्य वृद्धि के बाद सरकारी कर्मचारी तथा संगठित मजदूर वेतन वृद्धि की मांग करते हैं। यह मांग प्रायः स्वीकार कर ली जाती है, मगर इससे समस्या का समाधान नहीं होता। हर वेतन वृद्धि नई कीमत वृद्धि को प्रोत्साहन देती है, जो निश्चित ही वेतन वृद्धि की मात्रा से कहीं अधिक होती है। सरकार ने
कई बार कर्मचारियों को बोनस तथा महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। इससे भी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई है। नंबर 8, डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था। मूल्य वृद्धि के लिए जहां तक एक और अनेक कारण उत्तरदायी हैं, वहीं दूसरी ओर घाटे की वित्त व्यवस्था की प्रणाली भी इस दौर में पीछे नहीं रही है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में घाटे की वित्त व्यवस्था की गई है और घाटे की वित्त व्यवस्था की राशि में निरंतर वृद्धि होती गई। घाटे की अर्थव्यवस्था तथा मुद्रास्फीति का सीधा संबंध है, अतः मूल्य स्तर को नियंत्रण में लाने के लिए घाटे के बजट का सिलसिला तोड़ना आवश्यक होगा। नंबर 9, ब्लैक मनी, काला धन। देश में काला धन एवं संग्रह की प्रवृत्ति ने चोरबाजारी, सट्टेबाजारी, मुनाफाखोरी आदि को प्रोत्साहन दिया है। इस काले धन के कारण और बड़े नोटों की प्रचलन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर आवश्यक रूप में बढ़े हैं, क्योंकि देश में इनकी एक समांतर अर्थव्यवस्था से चल रही है। नंबर 2 आता है सप्लाई साइड, यानी कि पूर्ति पक्ष। इसमें सुनिए, यद्यपि देश के आर्थिक विकास के कारण वस्तुओं और उत्पादन के साधनों दोनों की मांग में वृद्धि होती है और इसके परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि होना संभव है, तथापि यह आवश्यक नहीं है कि मूल्य आवश्यक रूप से ही बढ़े, क्योंकि यदि मांग में वृद्धि के अनुरूप उत्पादन भी बढ़ाया जाए तो मूल्यों में वृद्धि की संभावनाएं नहीं रहती। यही कारण है कि प्रथम योजना में मांग को बढ़ाने वाले सभी कारक मौजूद थे, किंतु कृषि उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि मूल्य बढ़ने की अपेक्षा कम हो गए हैं। परंतु 1956 के बाद, विशेष रूप से 1966 के बाद, मूल्यों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण पूर्ति का कम बढ़ना है। पूर्ति के कम बढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 है स्लो रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में मंदगति। देश में हरित क्रांति को आशातीत सफलता नहीं मिली है। कृषि उत्पादन में अत्यधिक अनिश्चितता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और इसके उत्पादन में कमी मूल्य स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। नंबर 2, लो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में कम वृद्धि। औद्योगिक उत्पादन में भी कई प्रकार की रुकावटें आती रहीं, जैसे कच्चा माल का ठीक समय पर ना मिलना, कोयले की कमी हो जाना, मजदूरों द्वारा हड़ताल कर देना, विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण आवश्यक पूंजीगत सामान का आयात न किया जाना आदि, जिसके कारण वृद्धि की दर कायम न रह सकी। नंबर 3, इंक्रीज इन कॉस्ट, लागत वृद्धि। मुद्रा प्रसार से उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है, कच्चे माल के मूल्यों में भी वृद्धि होती है और जीवन यापन की वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के कारण मजदूरी में वृद्धि करनी पड़ती है। इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है। फलतः मूल्यों में वृद्धि के कारण मजदूरी में और अधिक वृद्धि करनी पड़ती है। इससे मूल्यों में और वृद्धि होती है। इस प्रकार यह कुचक्र चलता रहता है। नंबर 4 आता है इंक्रीज इन टैक्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंडिचर, कर, यातायात व संचार व्यय में वृद्धि। पिछले कई वर्षों से सरकार अपने बढ़ते हुए व्यय की पूर्ति के लिए करों की मात्रा में वृद्धि करती रही है। रेल भाड़े व संचार के साधनों के व्यय में भी सरकार ने 50% से भी अधिक वृद्धि की है। ये सब कारण भी मूल्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। नंबर 5, मोरल डाउनफॉल, नैतिक पतन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नैतिक पतन बहुत अधिक हुआ है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमारे वर्तमान आर्थिक संकट का एक बहुत बड़ा कारण है। देश के उद्योगपति और व्यापारिक वर्ग वर्तमान आर्थिक संकट का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मुनाफाखोरी, जमाखोरी, चोरबाजारी, तस्करी जैसे आर्थिक अपराधों का जन्म
जो मूल्य वृद्धि के लिए बहुत अधिक मात्रा में उत्तरदायी हैं, यह सभी प्रवृत्ति के कारण हुआ है। नंबर 6, लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि उचित वितरण व्यवस्था का अभाव। हमारे देश में जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है वह भी उपभोक्ता तक उचित मूल्यों पर नहीं पहुंच पाता। उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता अधिक लाभान्वित नहीं हो पाता है। इन दुकानों का क्षेत्र व इनके द्वारा वितरित वस्तुओं की मात्रा बहुत सीमित है। दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था का प्रभाव भी मूल्यों पर बहुत गहरा पड़ता है। नंबर 7, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस, प्रबंधित कीमतें। इसमें सुनिए, भारत में सरकार द्वारा प्रबंधित कीमतों जैसे रेल भाड़ा, डाक व्यय, कोयला, स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम तथा राष्ट्रीयकृत उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप भी देश में कीमत स्तर बढ़ गया है। नंबर 8, इन्फ्लुएंस ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि विदेशों में कीमत वृद्धि का प्रभाव। संसार के लगभग सभी देशों में कीमतें बढ़ रही हैं। इन बढ़ती हुई कीमतों का भी हमारे देश की कीमत वृद्धि पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। सन 1980 में पेट्रोलियम तथा उस पर आधारित उत्पादन की कीमत कई गुना बढ़ गई है। विदेशों से आयात किए जाने वाले लगभग सभी कच्चे माल की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। नंबर 9, डिसलोकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, यानी कि आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था। पूर्ति पक्ष का और एक महत्वपूर्ण कारक आधारभूत सुविधाओं जैसे ऊर्जा, परिवहन, बंदरगाहों की सुविधा आदि की अव्यवस्था रही है। इसके परिणाम स्वरूप ही इकाइयाँ अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रही हैं। क्षमता के अपूर्ण उपयोग के दो प्रभाव होते हैं। पहला, इसके द्वारा उत्पादन की प्रति इकाई लागत या औसत लागत बढ़ती है तथा दूसरा, इसके द्वारा उत्पादन की मात्रा में कमी उत्पन्न होती है। इन दोनों कारकों के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।